चलें जी, स्टार्ट करें जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ ठीक है? जी बेटा, कल तक जहाँ तक पहुंचे थे, कोई मसला तो नहीं हुआ? ये क्वेश्चन हो गया था सबका, ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर वाला? देखिए जरा रजिस्टर में, कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन प्लीज। एक नजर देखा करें दोबारा घर जाके यार, रिवाइज किया करें। चलें फिर आगे स्टार्ट करें जी। रजिस्टर जरा, रजिस्टर का एक नया पेज निकालेंगे प्लीज। कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका? ये जरा दरवाजा बंद कर देंगे। चलिए सर, अगर अपने बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो बताएंगे क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे। बाकी डेफिनेटली इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, होपफुली वो सबको पता है। मैं जरा थोड़ा सा समराइज फॉर्म में आपके सामने लिखूंगा। सर क्या हो गया, क्यों लड़ाई हो रही है सर? अगर बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट होता है। सेकेंडली क्या कैलकुलेट होता है? डायरेक्ट लेबर की फिगर ढूंढते हैं हम, फिर यकीनन इन दोनों का प्लस करके। लेकिन प्राइम कॉस्ट सिर्फ एक सम का नाम है, कोई सेपरेट कॉस्ट नहीं है। अगर मैं समराइज वे में लिखूं तो तीन मेन चीजें हैं: रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। अगर ये तीन फिगर्स आपको मिल जाए तो आपके पास टोटल बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। फैक्ट्री ओवरहेड्स की चंद एक एग्जांपल्स बता दें। बोल दें सभी, बोल दें प्लीज, बोल दें। रेंट, डेप्रिसिएशन, यूटिलिटी बिल्स, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह वगैरह वगैरह। इन अदर वर्ड्स, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस अदर देन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर। अब डेफिनेटली डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही को फिर डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं। और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस हैं उनको फिर लिस्ट डाउन कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में, और इन तीनों को अगर प्लस कर लें तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। ठीक है। देन बेटा आज हमने जरा ये डिस्कस करना है कि ये जो बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, फिर डेफिनेटली एक चीज और भी कलम ने की थी, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक आना हो तो ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड हो जाता, ऐड और लेस सॉरी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। वरना ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये तीन कंपोनेंट्स हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। आज हमारी जरा डिस्कशन इस कॉन्टेक्स्ट में होगी कि ये जो बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? कभी वर्ड सुने आपने? तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल होती है या फिक्स होती है, या सम ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स होती है। तो इससे पहले कि हम उस डिस्कशन में चलें, आप भी यहाँ तक लिख लें। आप पहले हम जरा ये डिफाइन कर लेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है और फिक्स क्या होती है। आई होप कि आपने वर्ड सुने जरूर होंगे। तो आज यहाँ तक फिर आगे शुरू करते हैं। प्लीज टाइम पे आया करें ना यार। नहीं नहीं, आपको सिर्फ नहीं कह रहा, सबको कह रहा हूँ। नहीं नहीं, आप टाइम पे ही आए, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। सॉरी जी, टाइम पे ही आए।
एक आइडियली किसी नए पेज से स्टार्ट कीजिएगा। जी सर, नया पेज है। ये लिखे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पहले लिखें, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किससे कहते हैं? अ कॉस्ट which varies directly with activity level। अगर एक कॉस्ट डायरेक्टली वेरी कर रही है, डायरेक्टली वेरीज विद एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल के साथ डायरेक्टली चेंज हो रही है। वेरीज मीन्स चेंज, चेंजेस, कम ज्यादा हो रही है, एक्टिविटी लेवल के साथ अगर चेंज हो रही है तो ऐसी कॉस्ट को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। एक्टिविटी लेवल का मीनिंग फिलहाल लिखें, नंबर ऑफ यूनिट्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से बहस है। एक्टिविटी लेवल और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जब मैं एक्टिविटी लेवल वर्ड यूज करूंगा तो आपके जहन में क्या बात आएगी, क्या चीज आएगी? फॉर एग्जांपल करके जरा करना। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यूनिट्स। अब जरा इन ट्रांसलेशंस को जहन में रखे, चेंजेस को जहन में रखे, नंबर ऑफ यूनिट्स को जहन में रखे, जरा सेंटेंस कैसे एक्सप्लेन हो सकता है? व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? एक ऐसी कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स के चेंज होने से चेंज हो जाएगी। डायरेक्टली वेरीज का मतलब, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट भी अगर बढ़ रही है तो वेरिएबल है, डायरेक्टली वेरी कर रही है। और अगर नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो रहे हैं और कॉस्ट भी कम हो रही है, कॉस्ट अगर यूनिट्स के कम ज्यादा होने से अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रही है। यूनिट्स ज्यादा हो रहे हैं तो कॉस्ट भी ज्यादा हो रही है, और यूनिट्स अगर कम हो रहे हैं तो कॉस्ट भी अगर कम हो रही है, तो ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी? वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। तो एग्जांपल, नहीं एक मिनट, तरतीब से चलते हैं। ऊपर जो लिखी हमने चीजें, हमने आज कोशिश करनी कि इन्हीं में से ये जो सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसमें से जरा थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करें। इसमें कोई वेरिएबल कॉस्ट है या कोई फिक्स कॉस्ट है या कोई अदरवाइज कॉस्ट है। तो रॉ मटेरियल से शुरू करते हैं। क्या ज़हन कहता है आपका? हमने कुछ दिन पहले एक एग्जांपल रखी थी कि फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री में क्लॉथ एज अ रॉ मटेरियल से फिनिश गुड शर्ट्स बन रही हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल एक शर्ट को बनाने में 3 मीटर्स रिक्वायर्ड है, 1 शर्ट रिक्वायर्स 3 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो एक ही शर्ट अगर बनाएंगे तो 3 मीटर्स क्लॉथ मींस रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। अगर सपोज 10 शर्ट्स बनाएंगे तो हर शर्ट ने अगर 3 मीटर लेने, ऐसे ही ना सर? तो ऐसी ही शर्ट्स अगर 10 बनाएंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर्स इज इक्वल टू 30 मीटर्स। अगर 100 शर्ट्स बनाएंगे तो 300 मीटर्स, 1000 यूनिट्स बनाएंगे तो जैसे जैसे क्या हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे शर्ट्स बढ़ रही हैं साथ साथ रॉ मटेरियल भी इंक्रीज हो रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल शर्ट्स नहीं बनाएंगे तो फिर रॉ मटेरियल मींस क्लॉथ इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह कोई भी रॉ मटेरियल सोचना, रॉ मटेरियल कहते हैं किसे? ऐसा मटेरियल जिससे फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर होनी। तो कोई भी अगर रॉ मटेरियल है, आप ज्यादा फिनिश गुड्स के यूनिट्स बनाएंगे तो फिर रॉ मटेरियल की कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी, और अगर कम यूनिट्स बनाएंगे तो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो रॉ मटेरियल इज ऑलवेज अ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है प्लीज? बाकी भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारी एग्जांपल्स जरा फर्दर एक्सप्लेन भी करता हूँ, थोड़ा थोड़ा जरा अपने जहन में आइडिया बनाते जाए जरा।
थोड़ा सा आ जाए डायरेक्ट लेबर की तरफ। डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? उन एम्प्लॉयज की सैलरी को कहते हैं जब प्रोडक्शन हॉल में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयज वैसे पूरी फैक्ट्री में होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली वो लोग जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी को फिर हम डायरेक्ट लेबर क्लासिफाई करते हैं। अब वही शेड्स वाली एग्जांपल रख लेते हैं दिन में। प्रोडक्शन हॉल, शेड्स बन रही हैं, क्या ख्याल है आपका, वेरिएबल होगी या फिक्स होगी? ऐसे बेटा अगर थोड़ा सा डिटेल में सोचा जाए ना, तो समटाइम्स एम्प्लॉयज को बल्कि एम्प्लॉयज को सैलरी देने के भी दो तीन डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। समटाइम्स आप एम्प्लॉय रखते हैं और मंथली सैलरी देते हैं। तो अगर शायद आप मंथली सैलरी दे रहे होंगे तो फिर इस चीज पे आप डिपेंडेंट नहीं उनकी सैलरी कि वो ज्यादा शर्ट्स बनाएंगे या कम शर्ट्स बनाएंगे। उनकी सैलरी शायद मंथली स्पेसिफाइड है, तो उस केस में शायद वो फिर वेरिएबल नहीं होगी, फिर शायद वो फिक्स है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉय को 20,000 पर मंथ आप सैलरी दे रहे हैं और इस चीज पे उसकी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट नहीं है कि उसने कितनी शर्ट्स बनानी है, तो वो शर्ट्स अब कम बनाए ज्यादा बनाए, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जितना काम वो करेगा उसके उसको 20,000 ही मिलने हैं, तो इन दैट केस तो वेरिएबल नहीं होगी। लेकिन नॉर्मली ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो उनकी सैलरीज जो है इस तरह मंथली नॉर्मली स्पेसिफाइड नहीं होती हैं। वो या तो आवर्स की बेसिस पे होती हैं और या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे होती हैं। आवर्स की बेस पे मतलब लेट्स अज्यूम डिसाइड हुआ हुआ है कि 500 रुपए पर आवर पैसे मिलेंगे, तो इट मीन्स अगर ज्यादा आवर्स एम्प्लॉय काम करेगा तो मल्टीप्लाई बाय 500 अकॉर्डिंगली सैलरी हो जाएगी। कम आवर्स काम करेगा तो सैलरी अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी हो जाएगी। और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ लिंक्ड हो जाए कि 1000 रुपीज पर शर्ट फॉर एग्जांपल, तो ज्यादा शर्ट्स बनाएगा तो सैलरी ज्यादा भी हो जाएगी और कम बनाएगा तो कम भी हो सकती है। तो सैलरी जो है वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स भी, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हमें ना पता हो तो नॉर्मली डायरेक्ट लेबर में हम यही अज्यूम करेंगे कि एम्प्लॉयज की सैलरी फिक्स नहीं है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ आवर्स के साथ लिंक्ड है, मींस वेरी करेगी। तो बाय डिफॉल्ट अनलेस वी हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, हम बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट लेबर को हमेशा वेरिएबल ही कंसिडर क्यों करेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ या आवर्स के साथ ये नॉर्मली लिंक्ड होती है। तो अगर ज्यादा यूनिट्स है, ज्यादा ज्यादा आवर्स काम होगा, तो अकॉर्डिंगली सैलरी भी अगर उसी तरह इंक्रीज हो रही है, तो देन ये भी कॉस्ट नॉर्मली वेरिएबल ही कंसिडर होगी। अनलेस बता दें कि क्या पता चल जाए, अनलेस पता चल जाए ये एम्प्लॉइज परमानेंट है, इनका यूनिट से आवर्स से लिंक नहीं है, फिर ऑब्वियसली ये वेरिएबल नहीं होगी, फिर हम इसे फिक्स में क्लासिफाई करेंगे। अच्छा मैं बोल तो बस रहा हूँ अपने वर्ड्स में, बस उसे डिफाइन भी मैं करूंगा। ये फिक्स का वैसे मीनिंग क्या होगा अगर इसी सेंटेंस को अकॉर्डिंगली सोच के एडजस्ट किया जाए? ये सिंपली इसी तरह हो जाएगा, कॉस्ट विच डू नॉट वेरी, विच डू नॉट चेंज विद एक्टिविटी लेवल। मतलब एक्टिविटी लेवल अगर चेंज हो रहा है और इवन देन कॉस्ट सेम है, तो कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिक्स है। फॉर एग्जांपल एक रेंट की एग्जांपल, अगर फैक्ट्री का कोई रेंट है तो नॉर्मली वो मंथली होता है, मंथली पीरियड है। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए फैक्ट्री की स्पेस का रेंट है। अब वो इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता कि आपने यूनिट्स कितने बनाए हैं और देयरफॉर कितना रेंट है। तो अगर यूनिट्स के साथ लिंक नहीं है रेंट, तो रेंट फिर कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट। और परमानेंट एम्प्लॉइज की जो सैलरी है वो भी फिक्स कॉस्ट है। तो असल में हम डिसाइड शायद क्या कर रहे हैं, एक ऐसी कॉस्ट जो वेरी कर रही है या नहीं। अगर वो वेरी कर रही है तो क्या कहला रही है? वेरिएबल, अदरवाइज फिर फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ तक जो मैंने बात की है उसका क्रक्स ऑफ द स्टोरी या समराइज फॉर्म में अगर बात करूँ, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम और डायरेक्ट लेबर जो है जनरली स्पीकिंग हमेशा वेरिएबल कॉस्ट में ही क्लासिफाई होगी। आप जरा थोड़ा सा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर उसकी कुछ एग्जांपल्स की बेस पर जरा बात कर लेते हैं लदा। फैक्ट्री ओवरहेड्स की एग्जांपल्स जरा मेन कुछ जहन में लाएं। पहले एक तो मैंने अभी रेंट की बात की है, तो रेंट तो वेरिएबल नहीं होगा अगर मंथली या एनुअल बेसिस पे है। और एग्जांपल को यूटिलिटी बिल्स जहन में लाएं। यूटिलिटी बिल्स की एग्जांपल्स में चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ज्यादा यूनिट्स अगर यूज करेंगे तो ज्यादा बिल आएगा, यूनिट्स नहीं यूज होंगे, कम होंगे तो अकॉर्डिंगली बिल कम आएगा। तो क्या वेरी करेगी ये कॉस्ट? इसी तरह अगर गैस पे फैक्ट्रीज गैस पे रन हो रही होती हैं, तो गैस बिल है, वाटर बिल है, वाटर बिल भी शायद अब मीटर्स लगना शुरू हो गए हैं। तो अगर तो ये बिल्स जो है वेरी कर रहे हैं एक्टिविटी के साथ, जो नॉर्मली करते हैं वैसे, फिर ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है। इस तरह अगर जनरेटर कोई है फैक्ट्री में और उसमें फ्यूल यूज हो रहा है, तो जनरेटर अगर ज्यादा इस्तेमाल होगा तो फ्यूल कॉस्ट ज्यादा आएगी, और जनरेटर अगर कम यूज हो रहा है तो उसकी कॉस्ट अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी।
तो दो एग्जांपल्स फैक्ट्री ओवरहेड्स में, यूटिलिटी बिल्स और जो फ्यूल चार्जेस वगैरह है, वो वेरिएबल कॉस्ट की जरा ऐसी एग्जांपल है जो शायद इजीली जरा जहन में रह सकती हैं। ये आप कुछ पूछ रहे हैं सर? जी सर, सॉरी। जी जी सर, वो तो मैंने पूछना था। तो सर वही होगी सर, मैं बात तो कर रहा हूँ। मैं बिजली के बिल की बात कर रहा था, अचानक डेप्रिसिएशन पहुंच गए, तो मैं भी अचानक पहुंच गया डेप्रिसिएशन। बच्चों से सजेशन लेता हूँ, बच्चों का क्या ख्याल है जी डेप्रिसिएशन के बारे में? बच्चे माशाल्लाह बड़े तेज हैं और अकाउंटेंट्स हैं ये सारे। डेप्रिसिएशन मेथड पे शायद ये डिपेंड करेगा। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मशीन और मेथड है, तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स के साथ वो डेप्रिसिएशन अगर लिंक्ड है तो अकॉर्डिंगली वेरी करेगी। यूनिट्स के साथ अगर डेप्रिसिएशन है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा, मैं जो अगला सवाल करने लगा हूँ, जो ध्यान से सोच के बताना है। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम होती है? नहीं, चेंज तो होती है बेटा, लेकिन वो चेंज होती है डब्ल्यूडीवी के कम होने से, वो एक्टिविटी की वजह से नहीं होती। मतलब यूनिट्स कम ज्यादा होने से नहीं होती। नहीं, रेट भी सेम शायद रहता है नॉर्मली, अनलेस चेंज कर लें आप। मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आई होप के जहन में है यार। हम रिवाइज कर लेते हैं ना। फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स वही रेट होता है, लेकिन डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई। तो डब्ल्यूडीवी अकॉर्डिंगली कम होने की वजह से वो डेप्रिसिएशन कम हो जाती है। तो एसेट वो यूनिट्स के कम ज्यादा होने से वेरी नहीं करती। वेरी किसके साथ करे? एक्टिविटी के साथ। सिर्फ ये नहीं कि चेंज हो जाए, किसके साथ बदले। तो वो बदल तो रही है, लेकिन किस वजह से बदल रही है? डब्ल्यूडीवी कम होने, ये पता है ना बात, क्लियर है सबको? फॉर एग्जांपल 1 लाख का 1 लाख किसी एसेट की कॉस्ट है, 10% रेट रख सकते हैं, तो 10,000 डेप्रिसिएशन, 90,000 डब्ल्यूडीवी। अगले साल की वर्किंग कैसे करेंगे? 19 टू रेट लगाएंगे तो 9,000 हो जाएगी। अब ये क्यों चेंज हुई है? तो यूनिट्स कम ज्यादा होने से नहीं हुई है। यूनिट्स कम ज्यादा होने से अगर कोई कॉस्ट चेंज हो रही है तो वो फिर वेरिएबल है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिट्स कम ज्यादा बनाएं तो उससे जो डेप्रिसिएशन सेकंड या थर्ड ईयर की है, वो इस वजह से चेंज नहीं होनी कि हम यूनिट्स कम कर रहे हैं या यूनिट्स ज्यादा हो रहे हैं। वो इसलिए कम हो रही है क्योंकि डब्ल्यूडीवी अकॉर्डिंगली विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जा रही है। और एक थर्ड मेथड भी था, अगर बात हो रही है तो उसकी बात भी कर लें। अगर सम ऑफ डिजिट्स मेथड हो, पता है वैसे FA1 वाले जो हजरात हैं उन्हें तो कल परसों ही पता चला। तो सम ऑफ डिजिट्स मेथड में भी डेप्रिसिएशन चेंज होती है, लेकिन वो फ्रैक्शन बदलने से होती है, तो एक्टिविटी से चेंज नहीं हो रही। अगर हमने वेरिएबल डेप्रिसिएशन को कहना तो वो शायद मशीन आवर्स और नंबर ऑफ यूनिट्स मेथड अगर हो तो देन वेरिएबल है, और अदरवाइज शायद वो वेरिएबल नहीं है, वो उसने एज इट इज ही रहना है, चाहे यूनिट्स कम हो या ज्यादा हो। तो जनरली बार स्पीकिंग एट द एंड ऑफ द डे, मेरे ख्याल इसको बहुत ज्यादा इसकी डेप्थ में इसलिए ना जाएं कि बातें अभी आगे जाके होंगी। बाय डिफॉल्ट वैसे आपको ये पता है कि अगर हमें ना पता हो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा है, तो फिर बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन फिक्स में रखें अनलेस हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। और बाकी फिर ये जो मैंने रिड्यूसिंग की और सम ऑफ डिजिट्स की बात की है, आई होप कि थोड़ा सा समझ आ गया, लेकिन मैं फर्दर इंशाल्लाह आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। आप कुछ फरमा रहे हैं? नहीं, फिक्स और वेरिएबल का क्राइटेरिया क्या है? क्या जो अमाउंट सेम रहे वो फिक्स है? हाँ, लेकिन किसके बावजूद सेम रहे? एक्टिविटी बदलने के बावजूद अगर सेम है तो वो फिक्स है। अगर फॉर एग्जांपल यूनिट्स कम हो या ज्यादा हो, तो क्या सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन वही एग्जांपल 90 इंटू 10% 9,000 ही रहनी है? हम यूनिट्स ज्यादा बनाए या कम बनाए, उसने 9,000 ही रहना है। चेंज तो वो हुई है, लेकिन अब उसने 9,000 ही रहना है। तो वो किसके मुकाबले में चेंज हुई है? पिछले साल की डेप्रिसिएशन के मुकाबले में। वो किस वजह से चेंज नहीं हुई? तो अगर कोई कॉस्ट किसके साथ चेंज हो रही है और अगर एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं हो रही, सिर्फ ये नहीं कि अमाउंट सेम हो, अमाउंट सेम रहे किसके बावजूद? एक्टिविटी के बदलने के बावजूद। ठीक है कुछ जी? और हम फैक्ट्री एवरेज की डिस्कशन कर रहे थे। फैक्ट्री एवरेज में और इनडायरेक्ट लेबर वगैरह को इंशाल्लाह डिस्कस। इनडायरेक्ट लेबर वैसे क्या होती है? हाँ जी, ये भी सैलरी है। ये इस तरह के वर्ड्स क्लियर रहने चाहिए, ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है। ये भी सैलरी है, लेकिन किन एम्प्लॉइज की? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा एम्प्लॉइज है। अब ये भी इसी तरह डिपेंडेंट है कि ये परमानेंट एम्प्लॉइज की सैलरी है
या अदरवाइज तो नॉर्मली वैसे ये परमानेंट एम्प्लॉइज ही होते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में क्या ख्याल है? मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस शायद ज्यादा हो जाएगी अगर हम नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बनाएंगे, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी तो शायद उसकी वेयर टेयर ज्यादा हो जाएगी, और अकॉर्डिंगली रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आप मशीनरी को कम यूज करेंगे तो शायद उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। ठीक है, बहरहाल बहुत सी और डेप्थ में चीजें और भी आ सकती हैं। अगर कभी आपको मैं कहूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में से कोई वेरिएबल अमाउंट्स की एग्जांपल्स बताएं तो आपके जहन में कम से कम दो चीजें कौन कौन सी? एक तो यूटिलिटी बिल्स और फ्यूल चार्जेस कम से कम आने चाहिए। और अगर कभी फिक्स कहूँ तो एक तो रेंट ऑफ फैक्ट्री, फिर एक इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री भी सोचो जरा। एसेट्स की इंश्योरेंस भी इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं होती है कि यूनिट्स कितने बन रहे हैं, उसका भी एक एनुअल एक इंश्योरेंस प्रीमियम होता है जिसमें यूनिट्स के साथ चेंज नहीं होना। तो परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी कर लें, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है और रेंट है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स। क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स में कोई वेरिएबल हो सकता है, लेकिन इसमें फिक्स भी है। ठीक है प्लीज अब, लेकिन मैं फिलहाल एक दूसरी डेफिनेशन जरा लिख लें यहाँ जो बातें नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट के बाद एक फिक्स कॉस्ट। ये बेटा अगर ओवर टाइम में काम कर रहा है तो डेफिनेटली फिर ओवर टाइम का काम अगर है तो ओवर टाइम अगर ज्यादा आवर्स काम कर रहा है तो इसका मतलब फिर उसकी सैलरी में कुछ फिक्स हिस्सा भी है और उसमें कुछ वेरिएबल हिस्सा भी है, तो फिर वो मिक्स है, हम अलग करेंगे। ठीक है अली रजा, मेरे ख्याल आपसे तो यही भी बात हुई है। नहीं बेटा ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं हो सकता है आपने किसी प्रीवियस स्टडीज में पढ़े हो, लेकिन ये मेरा ख्याल है कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट वर्ड नहीं है, ये कोई स्टैंडर्डाइज वर्ड नहीं। वेजेस, सैलरी, ये शायद इंटरचेंजेबली वर्ड भी यूज होता था। तो वेजेस, सैलरीज नहीं, टैक्स वगैरह में भी बहरहाल वेजेस सैलरीज इंटरचेंजेबली वर्ड भी यूज होता था। मेन चीज ये है कि अगर वेजेस या सैलरीज मंथली है या डेली, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है, एक ऐसी अमाउंट है जो इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि यूनिट्स ज्यादा बने या कम बने, तो देन ये सैलरी फिक्स है, सैलरी या वेज जो भी वर्ड है। लेकिन अगर ये आवर्स के साथ या यूनिट्स के साथ लिंक्ड है तो देन फिर ये वेरिएबल है। तो जस्ट एक इस तरह कह देना कि सैलरी वर्ड है तो फिक्स है, वेजेस वर्ड है तो वेरिएबल है, मेरा ख्याल है ये इस तरह मुनासिब नहीं है। अगर सैलरी या वेज का लिंक नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ है तो देन वेरिएबल है, और अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी लेवल आपने एक अमाउंट पे करनी है तो देन फिर वो वेरिएबल नहीं, फिर वो फिक्स है। तो ठीक है, मेरा जस्ट ये वर्ड्स की जरूरत नहीं है। ये इंडायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल अगर बेटा आप जहन में रखेंगे तो उसमें मैंने ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स वगैरह बताया था। तो ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स जो है वो डेफिनेटली मेरा ख्याल है ज्यादा जल्दी से आपको मशीनों के चेंज करने पड़ेंगे, ऑयल लुब्रिकेंट्स वगैरह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी अगर मशीनें ज्यादा चलेंगी, वो कुछ वेरिएबल की तरफ आ जाएगी। ये अगर मेथड का ना पता हो तो डेप्रिसिएशन हमेशा आप बाय डिफॉल्ट यही अज्यूम करते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करनी है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड अगर चार्ज करें की बेस पे अगर डेप्रिसिएशन है तो फिर वो वेरी नहीं करेगी। जी डेफिनेटली बेटा, ये कमीशन की भी आपने बात सही की है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे बात कर रहा हूँ। ये कमीशन अगर आप दे रहे हैं तो ये वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है, तो ठीक है वो भी बात आपकी ठीक है। तो एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस में भी कुछ वेरिएबल होती हैं चीजें। मेरा जरा इस वक्त जरा फोकस जो है ये सारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे है। अब इस तरह की बातें पिछले एक दो तीन दिनों के डिस्कशन के बाद सबको पता चल गई मैंने अभी क्या जवाब दिया है। ये कमीशन के एंगल से मैंने क्या भाई के साथ बात की है। मैं इस वक्त सारा फोकस किन चीजों पे रख रहा हूँ? तो क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अलावा भी कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सेलिंग कॉस्ट आती है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सेलिंग कॉस्ट आती नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एडमिन कॉस्ट आती है? यार को खुदा का नाम लें यार, अपने पिछले पेजेस पे जाएं यार, खुदा की प्लीज यार, मतलब बात आपकी सही है लेकिन प्लीज इतनी सही नहीं, बहुत बहुत ज्यादा गलत है यार। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सेल होती है, हेड ऑफिस में सेल होती है।
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सेल होती है? कहाँ होती है? कोई नहीं होती, कोई सेल नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है? चीजें बना के रख लेता है और कुछ भी नहीं करता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कोई एसेट्स होते हैं? उसमें एसेट्स का क्या काम है? जाने दें, उसमें क्या जरूरत पड़ेगी। सर जी अपने हाथ से बनी हुई चीजें प्लीज ढूंढें। क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आपने मेरे साथ बनाई थी? खुदा ना खास उसे घर जाकर काट तो नहीं दिए? उस गरीब को गौर से देखें, क्या सेल होती है? किस चीज की होती है? क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट होती हैं? उस कॉस्ट ऑफ सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आती हैं? ग्रॉस प्रॉफिट होता है सर? अदर इनकम हो सकती है? उसके बाद बेटा चीजें बेचनी भी तो नहीं है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, और बिजनेस चलाने के एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी है, और लोन लिए हैं तो फाइनेंशियल चार्जेस भी हैं। तो क्या बस मैन्युफैक्चरिंग ही होती है, ये चीजें फिर बेचनी भी हैं? बेचनी भी है और बिजनेस चलाना भी है। डन है प्लीज? जी बेटा ऐसे बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन शायद यही मैंने भी लिखा है। ठीक है अमन, आप क्लियर हो गए? जी ठीक है ठीक है। नहीं बेटा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग भी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग एडमिन फाइनेंशियल चार्जेस सारे, मेरा ख्याल है सही शायद फाइनली ये है जो आपने पहले पढ़ा, अगर उसी के साथ लिंक करें जो अब हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ आ गए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में in addition to the admin selling and distribution and financial charges, in addition to the admin selling and distribution and financial charges, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी होते हैं। ये सही है? पता नहीं क्या बोला मैं। क्या ट्रेडिंग बिजनेस में एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वो होते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक और खर्चा भी कौन सा होता है जो ट्रेडिंग में नहीं होता? चीजें बनाने का खर्चा भी होता है, जो ट्रेडिंग बिजनेस में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां हम चीजें बनाते नहीं है, वहां हम खरीद के बेच लेते हैं। तो यहाँ चीजें बनाने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और उससे फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी एडिशनली कैलकुलेट होती है। इन अदर वर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में बनती है, मैन्युफैक्चरिंग में भी बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह रहा हूँ, एसेट्स लायबिलिटीज इक्विटी सब कुछ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी एज इट इज बनेगी, बाकी सारी स्टेटमेंट भी एज इट इज बनेगी। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में उन 5 कंपोनेंट्स के साथ साथ एक और स्टेटमेंट भी बनेगी, जिसे हमने किस नाम से बनाया है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये स्टेटमेंट किस बिजनेस में क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। तो बाकी सब कुछ एज इट इज है, सवाए इसके के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक एडिशनल स्टेटमेंट बनती है बाय द नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। आई होप कि क्लियर है प्लीज। बेटा अली जैन क्या कर रहा है यार? अब जिस तरह के अब इस तरह क्वेश्चन तो जाती है यार। सर जी फैक्ट्री ओवरहेड्स में भी तो एडमिन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो तो हो सकते हैं, लेकिन हेड ऑफिस के नहीं होंगे। अगर फैक्ट्री की कोई एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होंगे, वो किसी भी नाम से हो सकते हैं। जी फिक्स कॉस्ट लिखना चाह रहे थे, लिखेंगे जी कल। डेफिनेशन बताएं फिक्स कॉस्ट की। A cost which do not या does not varies with does not vary with activity level। ताकि ये जो मैं एक वर्ड बार बार बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ एक्टिविटी लेवल, इसका फिलहाल मीनिंग आपने ज़हन में रखना है कि मैं नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। बाकी शायद मैंने अभी कुछ बातें और भी की हैं। एक्टिविटी लेवल आवर्स में भी हो सकता है, यूनिट्स में भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज्यादा अभी डिटेल में बात नहीं करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीजें आपके सामने रखूंगा। तो फिलहाल जब भी कभी हम बात करें एक्टिविटी लेवल वर्ड यूज करें, तो इसका मीनिंग आपके जहन में क्या रहेगा? अगर यूनिट्स चेंज हो रहे हैं लेकिन कॉस्ट उन यूनिट्स के साथ चेंज नहीं हो रही, या इस तरह कह रहे हैं यूनिट्स की वजह से कॉस्ट अगर चेंज नहीं हो रही, तो दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी प्लीज। लेकिन बेटा एक और इसके साथ वर्ड लिखें, सेमी वेरिएबल, या इसे सेमी फिक्स्ड स्लैश करके और स्लैश करके से मिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। एक और कैटेगरी ऑफ कॉस्ट भी समटाइम्स होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट या
सेमी फिक्स कॉस्ट और या मिक्स कॉस्ट। जी जी, आप बेटा आप काइंडली अगर फिर बाकी कहेंगे चलवा दें, अगर आप काइंडली चेयर चेंज करना, आप इस तरफ आ जाए, मैं जगह बनवा देता हूँ। ये भाई को जरा, नहीं वो डायरेक्टली हो सकता है आप पे आ रही हो, लेकिन वो मैं बंद करूंगा तो बाकियों के लिए जरा अनकंफर्टेबल ना हो रहे। बेटा वो ऊपर होना नहीं है, अगर होता तो कर दें, जरा ट्राई करके देखिए। मेरा ख्याल है उसने फिर गरीब ने आ जाना नीचे। नहीं अब अगर वो नीचे आ गया तो काइंडली फिर आप बस ठीक है यार, अपनी अपनी सजेशंस काइंडली अपने तक ही महदूद रखें। उस गरीब ने मेरे से बात की, सॉरी गरीब नहीं, उस भाई ने मेरे से बात की है तो एमी फजूल में प्लीज। जी थर्ड कैटेगरी मैंने क्या लिखी है जी आपके सामने, इसको जरा डिफाइन कर लें, फिर इसके एग्जांपल भी आपसे आपको बताता भी हूँ, फिर आपसे भी पूछता हूँ। अ कॉस्ट विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। कुछ हिस्सा अगर किसी कॉस्ट का फिक्स्ड है और किसी कॉस्ट का कुछ हिस्सा वेरिएबल है। अ कॉस्ट विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल, तो ऐसी कॉस्ट क्या कहलाएगी? अच्छा पार्टली, पार्टली दो दफा मैंने वर्ड यूज किया, पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल, क्या मतलब? 50-50? नहीं आधा आधा नहीं, कुछ हिस्सा, हो सकता है 10%, हो सकता है 90%, कुछ हिस्सा फिक्स है कुछ वेरिएबल है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 50-50। तो ऐसी कॉस्ट फिर क्या कहलाएगी? सेमी वेरिएबल कहलाएगी, जिसको दोनों तरह से भी बोला जा सकता है, मिक्स कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर कभी आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखें ना जो घर आता है, उसमें कुछ फिक्स लाइन रेंट, फिक्स मीटर रेंट भी होता है, जो मीटर सा लगा होता है उसका भी रेंट आपसे लिया जा रहा होता है, तो वो हर महीने कांस्टेंट होती है अमाउंट, लेकिन उसके साथ साथ उसमें फिर यूनिट्स के हिसाब से भी बिल होता है। तो अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में देखें तो जो मीटर रेंट की अमाउंट है वो हर महीने अगर सेम है, तो वो फिर अमाउंट जो है मीटर रेंट की, दैट विल बी कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। लेकिन जो यूनिट्स के साथ इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा बिल में, वो फिर वेरिएबल है। तो अगर सही तरह से सोचा जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इट इज नॉट 100% वेरिएबल, इट इज सम ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। देयरफॉर ज्यादा बेहतर है कि उसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से सोचा जाए। इसी तरह इसके एक और एग्जांपल के तौर पे, नॉर्मली तो आप लोग शायद प्रीपेड मोबाइल कार्ड्स या बैलेंस वगैरह यूज करते होंगे, लेकिन आपने सुना जरूर होगा कि पोस्ट पेड मोबाइल्स भी होते हैं जिसमें बिल आता है, तो उसमें भी एक फिक्स लाइन रेंट होता है, सुना है वैसे? अगर किसी ने फॉर एग्जांपल वो बिल वाला मोबाइल अगर कनेक्शन लिया हो, तो उसमें फिर एक लाइन रेंट हर मंथ फिक्स होता है, और फिर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉल्स और अकॉर्डिंगली बिल वेरी भी कर लेता है। तो अगर पोस्ट पेड मोबाइल का बिल हो या टेलीफोन सेट्स होते थे किसी जमाने में, वो तो फिर अब मेरे ख्याल ऑब्सोलीट ही हो गए होंगे। तो अगर फिक्स लाइन रेंट हो और साथ में यूनिट्स के अकॉर्डिंगली बिल आ रहा हो, तो ये भी फिर किसकी एग्जांपल हो जाएगी? सेमी वेरिएबल। सिमिलरली फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉई है, उसके साथ एग्रीमेंट ये है कि उसे हर महीने सपोज 25,000 रुपीज मंथली मिलेंगे, लेकिन साथ अगर फॉर एग्जांपल वो 500 यूनिट्स एक्स्ट्रा बना देगा, तो फिर उन यूनिट्स के पैसे उसे अलग मिलेंगे। और देन अगर किसी महीने में वो 600 यूनिट्स बना दे, तो देन उसे 25,000 तो मिलना ही था उस 500 यूनिट्स तक का, जो एक्स्ट्रा यूनिट्स के फिर उसे पैसे मिलेंगे, वो अगर उसकी सैलरी में इकट्ठे करके सोचा जाए, लेट्स से 32,000 रुपीज सैलरी बन गई है, तो अब ये 32,000 को कैसे एक्सप्लेन करें? इसमें 25,000 फिक्स है, बाकी अगर यूनिट्स के साथ 7,000 ऐड हुआ है, तो फिर वो 7,000 वाला पोर्शन वेरिएबल हो जाएगा। और अगर 32,000 रुपीज को एज इट इज बोला जाए, तो ये अब ना तो 100% फिक्स कॉस्ट है, ना ही 100% वेरिएबल है, तो इस 32,000 को क्या कहेंगे फिर हम? ये सेमी वेरिएबल सैलरी है। ठीक है, तो व्हेन अ कॉस्ट बिकम सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स या मिक्स कॉस्ट, जब उसमें कुछ हिस्सा फिक्स और कुछ वेरिएबल हो, तो देन क्या वर्ड यूज होता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। वेरिएबल किसे कहेंगे? जो वेरी कर रही है, जो डायरेक्टली वेरी कर रही है। फिक्स किसे कहेंगे?
लेकिन अगर कोई खर्चा, किसी खर्चे का कुछ पोर्शन फिक्स है और उसी खर्चे का कुछ पोर्शन वेरिएबल है, तो देन फिर उसे सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। यहां तक प्लीज क्लियर है? अब इस डिस्कशन के बाद जरा एक सेकंड बोर्ड पर देखें। रॉ मटेरियल बताएं जी, वेरिएबल है या फिक्स है? वेरिएबल है या फिक्स है? डायरेक्ट लेबर बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ही है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स एलिमेंट्स भी हैं और वेरिएबल भी हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये है, और फिर सेमी वेरिएबल्स भी हैं, लेकिन अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स सबका पूछूं आपसे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो सम होता है, ये 100% फिक्स कॉस्ट है या 100% वेरिएबल है? ये सेमी वेरिएबल है, इसमें फिक्स भी है और इसमें वेरिएबल एलिमेंट्स भी या वेरिएबल कॉस्ट भी होती हैं। और फाइनली ये जो बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स को सम करके आएगी, तो ये बिजनेस की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये 100% वेरिएबल नहीं होती, ना ही 100% फिक्स होती है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स होता है, देयरफॉर इसको कहेंगे हम इट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एक छोटा सेंटेंस रहा एंड में यहां तक लिखें, द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस इज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट of business total manufacturing cost of business is a combination of variable and fixed cost. Therefore it is a semi variable cost. अब मैं सेमी वेरिएबल वर्ड लिख रहा हूँ, डेफिनेटली इसी के दो नाम और भी हैं, सेमी फिक्स्ड और मिक्स्ड, वो भी अल्टरनेटिवली यूज किए जा सकते हैं, बस एक सेमी वेरिएबल लिख रहा हूँ। सेंटेंस अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं सर? मीनिंग बताएं जी, क्या कहना चाह रहा हूँ? जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है? उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी हैं, फिक्स कॉस्ट भी है। देयरफॉर अगर टोटल है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि 50 लाख रुपया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो उस 50 लाख में वेरिएबल कॉस्ट भी होंगी, फिक्स भी होंगी, देयरफॉर 50 लाख ओवरऑल क्या कहलाएगा? सेमी वेरिएबल कहलाएगा। ठीक हो गया? एक नजर कर ली, देख लें, पढ़ने सारा कुछ जो कुछ थोड़ा सा लिखा हमने, कोई कंफ्यूजन अगर है प्लीज यहाँ तक बताएं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लिया आप भी? पढ़ लिया करें एक नजर? ये अंदाजा है कि आपने पढ़ लिया, लेकिन एक दफा जरा फिर आप बताएं, आपका क्या ज़हन कहता है? फिर वो, तो मैं आपके साथ हूँ, सही कह रहे हैं आप, फिर वो फिक्स ही होगी। आप कह रहे हैं फिक्स होगी, मैं कह रहा हूँ होगी नहीं। खतरनाक सवाल की वजह से वजह ऐसी यही बात हो रही है। अगर मंथली दे रहे हैं पैसे आप, और इस चीज पे वो पैसे डिपेंडेंट नहीं है कि वो कितने यूनिट्स बनाएगा, तो हो सकता है किसी महीने ज्यादा काम हो, ज्यादा बना दे, किसी महीने कम काम हो, ऑर्डर ही ना हो, वो ना बनाए। लेकिन अगर हमने मंथली पैसे देने हैं और यूनिट्स के साथ लिंक नहीं है, तो फिक्स्ड है। जिसे मैं परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं बोल रहा था, परमानेंट एम्प्लॉयज जिन्हें आपने मंथली या एनुअल बेसिस पे रखा हुआ है, तो परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी फिक्स्ड है। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय को आपने इस तरह से रखा हुआ है कि जितने वो यूनिट्स बनाएगा उसके हिसाब से पैसे देने आपने, तो देन बताएं फिर वो वेरिएबल होगी या फिक्स होगी? वेरिएबल होगी। अगर किसी को पर आवर पे रखा हुआ है,
तो जितने ज्यादा आवर्स काम करेगा अकॉर्डिंगली सैलरी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर पर आवर या पर यूनिट की बेस पे पैसे दे रहे हैं तो देन वेरिएबल है, और अगर पर वीक पैसे दे रहे हैं, पर मंथ पैसे दे रहे हैं, पर क्वार्टर पैसे दे रहे हैं, ये बताएं क्या है। अगर पीरियड्स के हिसाब से बस पैसे दे रहे हैं तो फिर फिक्स है, लेकिन अगर पीरियड के हिसाब के साथ साथ यूनिट्स के हिसाब से भी कुछ दे रहे हैं तो फिर वो मिक्स हो जाएगी। तो उसका कुछ फिक्स एलिमेंट भी है, वेरिएबल एलिमेंट भी है, तो ओवरऑल उसकी सैलरी को फिर हम सेमी वेरिएबल कर देंगे। ठीक है, नहीं कंफ्यूजन हो तो नहीं है प्लीज? नहीं वो बेटा जो आप बात करें वो एक और चीज होती है, एक स्टेप फिक्स कॉस्ट भी होती है, तो वो इंशाल्लाह कभी आगे जाके डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, अली जैन। तो बहुत सी और वेरिएशंस है, मेरा मकसद सिर्फ हो गया जरा कुछ इनिशियल बातें आज आपके सामने आ जाए, बाकी इंशाल्लाह और आगे चलते हैं। देन सर एक जरा छोटे से एक एग्जांपल लिखें, इसके बाद जरा एक हेडिंग लिखें, एग्जांपल पढ़ लिए ना प्लीज सबने? कोई और कंफ्यूजन किसी के, कोई और क्वेश्चन जी प्लीज? मैं साथ ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा छोटे से एक एग्जांपल लिखनी है आपके साथ में। A shared, वो जो एग्जांपल कुछ दिन से पहले फैक्ट्री की चल रही है उसी की बेस पे बात कर रहा हूँ। A shed requires raw material of rupees 500। लेट्स अज्यूम जो एक शर्ट हम बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में एक शर्ट हम बना रहे हैं, उसे 500 रुपीज का रॉ मटेरियल चाहिए। अब यहाँ शर्ट बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल किसे कहेंगे हम? क्लॉथ ही होगा, क्लॉथ से शर्ट्स, बाकी डेफिनेटली और चीजें भी साथ होती हैं, लेकिन मेन उसमें कपड़ा होगा जिससे हम शर्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो एक पर सेंटेंस तरह लिखो। लेट्स अज्यूम हमारी फैक्ट्री में जो शर्ट बन रही है, अब डेफिनेटली शर्ट्स की भी बहुत सी वेरिएशंस हो सकती हैं, जिस तरह की शर्ट की हम बात कर रहे हैं, सपोज एक स्पेसिफिक साइज की, उसको अगर बनाना हो तो 500 रुपीज का रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। सेंटेंस समझ आ गया मेरा? प्लीज नोट कर लिया? अब इससे आगे बेटा पहले मुझे एक्सप्लेन करने में जरा। अब सपोज अगर आप 10 शर्ट्स बनाएं तो इन 10 शर्ट्स की टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी आएगी? बिल्कुल सिंपल बहस हो रही है, कंसंट्रेट करना मेरा। 10 शर्ट्स अगर मैन्युफैक्चर हुई हैं और आप इन 10 शर्ट्स की रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड आउट करो? 10 शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 500 रुपीज क्या था पर शर्ट, एक शर्ट को बनाने का खर्चा था, तो 10 शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 500 रुपीज पर शर्ट, पर यूनिट या पर शर्ट, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5000 हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन? एक और चीज सुने, लेट्स अज्यूम आपने अगर 50 शर्ट्स बनाई हैं तो 50 शर्ट्स की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करूं? मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? 500 पर शर्ट। कैलकुलेटर प्लीज, कैलकुलेटर अलाउड है? कैलकुलेटर अलाउड है प्लीज? अलाउड है, जुबानी हो नहीं रहा, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, ये कोई मिशन नहीं है। प्लीज जीरो ढूंढे, प्लीज जीरो ढूंढे, मिल गया दबा दें, बिस्मिल्लाह पढ़े, सही फिगर बोले प्लीज। क्या है? व्हाट इज 25,000? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस 50 शर्ट्स। अगर 70 शर्ट्स बनेंगी, वर्किंग 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 कैसे करो? 500 पर शर्ट, ये 500 क्या बार बार लिखता जा रहा हूं? एक शर्ट को बनाने की रॉ मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू आंसर 35,000। ठीक है, एक वर्किंग और करवाएं। लेट्स से अगर 200 शर्ट्स है मल्टीप्लाइड बाय 500 शर्ट्स, 500 रुपीज पर शर्ट, 1 लाख रुपीज। कंसंट्रेशन,
इसको आराम से बाद में लिखिएगा, पहले मैं जरा बात समझाना चाह रहा हूँ, वो जरा सुन लेना। क्या जैसे जैसे शेयर्स में इंक्रीज आ रहा है, शेयर्स ज्यादा हो रही हैं, अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल की कॉस्ट साथ साथ डायरेक्टली इंक्रीज हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। शेयर्स जैसे जैसे इंक्रीज हो रही हैं, साथ साथ रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। अगर 5 शेयर्स थी तो 10 शेयर्स थी, सॉरी, तो 5,000 था। अगर 200 शेयर्स हो गई हैं तो 1,00,000 है। तो जैसे जैसे शेयर्स में इंक्रीज आ रहा है, वैसे वैसे हमारी कॉस्ट में भी इंक्रीज आ रहा है। इट इज सिंपली अ वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ। लेकिन बेटा इसमें जो एक पर शर्ट मैंने लिखा है, ये बार 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 मैंने सेम लिखा। एक शर्ट का बनाने का खर्चा तो 500 रुपीज ही था, लेकिन अगर आप ज्यादा शर्ट्स बना रहे हैं तो अकॉर्डिंगली जितनी शर्ट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 500 होके आपकी टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आता जा रहा है। तो इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट और अ फिक्स कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट और अ फिक्स कॉस्ट? ये वेरिएबल कॉस्ट ही है, रिलैक्स है। वेरिएबल कॉस्ट ही है, लेकिन जो बीच में बॉक्स मैंने बनाया उससे आप तो थोड़ा सा जरा परेशान हो गए। असल में वेरिएबल कॉस्ट की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी लेवल के साथ डायरेक्टली इंक्रीज होती है। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट का जो पर यूनिट होता है ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका जो टोटल है वो वेरिएबल कॉस्ट का वो डायरेक्टली एक्टिविटी के साथ वेरी करता है। ठीक है? तो वेरिएबल कॉस्ट की जब भी कभी बात होगी तो आपके जहन में दो चीजें आनी चाहिए। टोटल वेरीज डायरेक्टली विद एक्टिविटी लेवल, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ तक आप लिख लें, फिर ये बेसिकली यही मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअली चीज समझानी थी, जिसको बाद में भी लिस्ट डाउन करता हूँ। थोड़ी सी एग्जांपल कंप्लीट करूंगा, यहाँ तक आ जाऊंगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कुछ मेरी बात समझ आई? टोटल तो इंक्रीज कर रहा है, 5,000 हुआ, 25,000 हुआ, 35,000 हुआ एंड सो ऑन, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुई। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में जो पर यूनिट होता है दैट रिमेन्स सेम या कांस्टेंट। जी सर। आपके जहन में जो चीज आ रही है वो फिक्स्ड है? नहीं, आपके सामने इस वक्त कम हो रही है वैसे, या होनी चाहिए? चल नहीं, वैसे मतलब आप एग्जांपल सोच लेते ना। क्या अगर आप सेम टाइप की शर्ट बार बार बना रहे हैं, सेम टाइप की शर्ट, अब डेफिनेटली ये अज्यूम्ड है कि ये सेम शर्ट है, तो उस पे पहली शर्ट पे अगर 500 रुपीज का रॉ मटेरियल लगा तो दूसरी उसी तरह की शर्ट पे 450 रुपए का कपड़ा लगा लेंगे। मेरे साथ रह के कैसे होते जा रहे हैं? दूसरी शर्ट पे भी उतना ही लगेगा नहीं? फिर तीसरी बनाएंगे तो आपके जहन में जो चीज आ रही है वो मैंने अभी बतानी, वो फिक्स में होता है। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है यार, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मैं मेरे जैसे लोग चंद एक ही हैं। तो ईमानदारी की बात है, अगर सेम टाइप ऑफ शर्ट है, एक शर्ट पे अगर 500 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है, तो उसी तरह की दूसरी शर्ट पे और उसी तरह की 100वीं शर्ट पे और उसी तरह की 101 वाली शर्ट पे और उसी तरह की 200, उसी तरह की। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपके कोई शर्ट का साइज या डिजाइन ही बदल गया, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन उस वो भी जो स्पेसिफिक डिजाइन या उसका जो साइज होगा, उसके अगर किसी एक शर्ट पे 800 रुपीज का फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल लग रहा है, तो उसी तरह की जो दूसरी होगी, उसी तरह की जो तीसरी होगी एंड सो ऑन। आपके जहन में जो चीज आ रही है वो अच्छी बात आ रही है, ये FA1 से आपके जहन में आ रहा है, वो भी आगे आ रहा है। इसी के फौरन बाद एक छोटी सी हेडिंग सी बना लें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट।
और बेटा कभी कभार हरगिज ऐसे नहीं होता है, खुदा का नाम नहीं, ये तो आपको जो पिछली चीजें आ रही हैं जहन में आ रही हैं वो प्लीज आप जिस कॉन्फिडेंस से बात करें, ये कॉन्फिडेंस से गलत बात हो रही है। रिलैक्स मिस्टर अमन, प्लीज रिलैक्स। मिस्टर अब्दुल साहब बिल्कुल रिलैक्स। कभी कभार ऐसे भी होता है कि इनडायरेक्टली वेरी होती है, प्लीज वो ये नहीं होता है। जैसे जैसे शेड्स ज्यादा बनाएंगे वैसे वैसे रॉ मटेरियल कम लगना शुरू हो जाएगा। ना करें खुदा का नाम, ज्यादा चीजें बनाने से तो कॉस्ट कम होती है। ज्यादा चीजें बनाने से कॉस्ट कम होती है जी। ये अपने जो जो जिस तरह के बेटा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोग, अपने जरा होल्ड ऑन करें क्वेश्चंस। जिन हजरात ने F1 नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने F1 पढ़ा हुआ वो जिस तरह का पढ़ा हुआ मुझे समझ आता जा रहा है वैसे। जिन हजरात ने F1 नहीं पढ़ा हुआ, आपको बेटा सब कुछ क्लियर हो रहा है ये जो मैं कह रहा हूँ? नहीं प्लीज, कोई है ऐसा जिसने F1 अभी पढ़ना शुरू किया? उनसे मेरी गुजारिश है, क्या जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा है? क्या जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे, रॉ मटेरियल वैसे वैसे साथ साथ इंक्रीज होगा, लेकिन टोटल इंक्रीज होगा, पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा। तो ये F1 वाले हजरात जरा थोड़ी देर और ठहर जाएं, आपको मैं जरा अभी अलग डील करता हूँ। एक सेंटेंसेस दो बनाने जी आपने इसके नीचे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, नंबर 1, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद एक्टिविटी लेवल। वेरीज भी लिखा है मैंने और डायरेक्टली भी लिखा है। ओके प्लीज, इन फिगर्स को देख के मैंने थोड़ा सा प्रूव भी किए, 10, 50, 70 और 200 शर्ट्स। और किसको बाद में देख के कहा डायरेक्टली वेरीज? 5,000, 25,000, 35,000 और 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज, सॉरी 1 लाख रुपीज। लेकिन सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल कॉस्ट में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसका जो पर यूनिट होता है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, सेंटेंस पूरा करवाएं जरा। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल किसके साथ डायरेक्टली वेरी करता है? एक्टिविटी लेवल के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। जी फाइनली एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? फिलहाल तो ऐसे ही हो रहा ना यार, बाकी जो आप बात करें वो आप असल में एक और चीज को मिक्स कर रहे हैं, मैं आता हूँ उस पर। एनी कंफ्यूजन? आप डायरेक्ट लेबर बेटा जहन में लाएं, मेरा ख्याल है विदाउट एग्जांपल जरा ट्राई करके देखते हैं जरा, विदाउट राइटिंग। डायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं, बोला करें बार बार। अब लेट्स अज्यूम अगर हम एम्प्लॉइज को शर्ट्स की स्टिचिंग कॉस्ट पे कर रहे हैं, और एक शर्ट को स्टिच करने की हम अपने एम्प्लॉइज को सपोज 800 रुपीज पे कर रहे हैं। द स्टिचिंग कॉस्ट इज 800 रुपीज पर शर्ट। अगर एक ही शर्ट स्टिच करवाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 800 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 800। अगर 10 शर्ट्स का स्टिच करवाएंगे, लेकिन कैसे कैलकुलेशन कैसे होगी? 10 शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय वंस अगेन 800 पर शर्ट सेम रहेगा, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा? 8,000। अगर 100 शर्ट्स होंगी, सिंपल कैलकुलेशन है, 100 शर्ट्स होंगी तो मल्टीप्लाइड बाय 800 पर शर्ट इज इक्वल टू 80,000 हो जाएगा। वंस अगेन क्या वेरी कर रहा है? जैसे जैसे शर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं, टोटल स्टिचिंग कॉस्ट तो वेरी कर रही है, लेकिन जो पर शर्ट है, पर शर्ट कांस्टेंट है। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर में भी अगर वेरिएबल कॉस्ट हो, डायरेक्ट लेबर भी अगर वेरिएबल कॉस्ट है, तो वहां भी यही दोनों चीजें होंगी। काइंडली प्लीज पढ़ के बताएं कौन सी चीज होगी। नंबर 1, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक्टिविटी लेवल के साथ डायरेक्टली वेरी कर रही होगी, लेकिन जो पर यूनिट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, टोटल वेरी करता है, लेकिन जो पर यूनिट है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट हमने जरा डिस्कस करना है फिक्स कॉस्ट के एंगल से, तो एक और छोटी सी एग्जांपल लिखें।
बेटा ये जिस कॉन्फिडेंस से आप चीजें बता रहे हैं मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज विजिट कर ली हैं। अक्सर बिजनेसेस में ऐसा होता है कि अगर एक पहली शर्ट को बनाने में 100 रुपया लगा है तो 100 शर्ट जो बनाएंगे उस पर 450 रुपए का मटेरियल लगेगा। बेटा आप अक्सर छोड़ें, मुझे आज आपने ना सर्च करके कोई एक फैक्ट्री बतानी है कल। ये आप अक्सर छोड़ दें, आपने यकीनन अक्सर फैक्ट्रीज विजिट की हैं और जिंदगी में मुझे कभी कोई ऐसा इत्तेफाक वैसे हुआ नहीं है, लेकिन अपने अक्सर में आज नहीं जाना, सिर्फ किसी एक फैक्ट्री में जाके ये पूछना है और फिर मुझसे इंशाल्लाह कल आपने डिस्कस करना है। ठीक है मिस्टर मोहम्मद हसान, तो याद से आपने क्लास खत्म हो जाए पहले तो आराम से उसके बाद फैक्ट्रीज आपने बहुत ज्यादा जो देखी हुई हैं उनमें से कोई भी एक पेज पे लिखनी है आपने सारी फैक्ट्रीज के नाम, उसकी पर्चियां डालनी है आपने, आंखें बंद करके कोई एक उठा लेनी है, वहां आपने फैक्ट्री में पहुंचना है और देन फिर इंशाल्लाह ये कल डिस्कस करेंगे। बेटा खुदा का नाम नहीं काइंडली, क्या हो गया है, ये कैसे पॉसिबल है, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन ये कल बात पर करेंगे। तो प्लीज जिस कॉन्फिडेंस से आप ये बातें कर रहे हैं मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस रिड्यूस करें आज। और बेटा वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहीं और होता है, मैं मौका तो दें मुझे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहाँ पढ़ा हुआ आपने? इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ? वो टोटल कॉस्ट की बात होती है। मैं इस अगर वेरिएबल कॉस्ट कह रहा हूँ या टोटल कॉस्ट कह रहा हूँ, वो फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होती है। मैंने भी सारी किसकी बात की है? वेरिएबल कॉस्ट इज अनदर नेम ऑफ फिक्स कॉस्ट व्हिच इज अनदर नेम ऑफ टोटल कॉस्ट। मुझे चांस देकर तो देखें, एक आखिरी चांस तो दें, एक एग्जांपल लिखें। ये आसान ही सकता, फैक्ट्रीज के नाम ज़हन में ना लाएं, एग्जांपल हेडिंग लिखें। बेटा अमन मेरा ख्याल है आपने बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज विजिट करना शुरू कर दी हैं। इंसेंटिव की वजह से कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। मुझे भी ये कोई तरीका बताएं कि एम्प्लॉइज को इंसेंटिव भी दें और खर्चा भी रिड्यूस हो जाए। बस आप रिलैक्स होकर ना कर, पहले मेरी बात पूरी होने दें। प्लीज अपने क्वेश्चन होल्ड ऑन कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सर। प्लीज फुल कंसंट्रेट, प्लीज राइट एन एग्जांपल प्लीज। रेंट ऑफ फैक्ट्री इज कंसंट्रेशन, रेंट ऑफ फैक्ट्री इज suppose rent of factory is 100,000 rupees, 100,000 per month. Rent of factory is rupees 100,000 पर मंथ। बताएं वेरिएबल है या फिक्स है? वेरिएबल है या फिक्स है? रीजन? पर मंथ ठीक है, पर मंथ होने से क्या फर्क पड़ता है? अब हम एक मंथ में ज्यादा यूनिट्स बनाएं, कम बनाएं, ना बनाएं, हमने कितना रेंट देना ही होगा, 1 लाख देना होगा। लेकिन मेरी जरा बात करनी, 2 मिनट जरा पूरी होने दो। लेट्स अज्यूम जनवरी का महीना है, जनवरी 2022 का मंथ है, शॉर्ट वर्ड्स में लिखा जी मैंने जनवरी। अकॉर्डिंग टू माई दिस इंफॉर्मेशन पर मंथ रेंट कितना है? 1 लाख। अब अगर जनवरी के मंथ में 10,000 यूनिट्स बने हो, 1 लाख मैंने क्या लिखा? रेंट कॉस्ट ऑफ द मंथ। और लेट्स अज्यूम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो कैलकुलेटर की अगर जरूरत है तो पकड़ें कैलकुलेटर। 10 का मीनिंग बताएं, 10 क्या है? क्या पर यूनिट? रेंट कॉस्ट पर यूनिट इज 10 रुपीज। लाख रुपया क्या मैंने लिखा? रुपीज 1 लाख मैंने क्या लिखा? रेंट कॉस्ट लिखी है। और 10,000 मैंने बेस में क्या लिखा है? यूनिट्स लिखे हैं। सपोज जनवरी के महीने में 10,000 यूनिट्स बने, therefore rent cost in January is 10 rupees per unit. What is total and what is per unit? टोटल 1 लाख है, पर यूनिट 10 है। वर्किंग मेरी सबको समझ आ गई है? लेट्स अज्यूम फरवरी के मंथ में आ जाएं। फरवरी 2022 का रेंट बताएं। पर मंथ कांस्टेंट रहेगा, पर मंथ कांस्टेंट रहेगा। अब लेट्स अज्यूम फरवरी के महीने में 20,000 यूनिट्स बने, पॉसिबल है सर? आंसर बताएं।
5 एक्सप्लेन करें क्या पर यूनिट रेंट कॉस्ट पर यूनिट टोटल सेम है, लेकिन एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से, एक्टिविटी लेवल मैंने किसे बोला, यूनिट्स, यूनिट्स मैंने बढ़ाए हैं या कम किए? जनवरी के कंपैरिजन में फरवरी में नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 से 20,000 जब हुए तो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से क्या हुआ, पर यूनिट रेंट कॉस्ट कम हो गई। एक और एग्जांपल, एक और महीना, लेट्स अज्यूम मार्च 2022, व्हाट विल बी द रेंट, 1 लाख डिवाइडेड बाय, लेट्स अज्यूम 5,000 यूनिट्स बने, टोटल कांस्टेंट है और एक्टिविटी को वेरी कर रहा हूं, एक्टिविटी को चेंज कर रहा हूं। सॉल्व करें प्लीज, कैलकुलेटर पे सॉल्व हो रहा है। व्हाट इज आंसर, व्हाट इज 20 पर यूनिट, रेंट कॉस्ट 20 पर यूनिट। तो क्या रेंट फिक्स है, क्या रेंट फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल है? यार ये तो चेंज हो रहा है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स कॉस्ट? इसका टोटल कांस्टेंट रहता है, इसका टोटल कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसका जो पर यूनिट है वो चेंज होता है। लेकिन बेटा वो कैसे चेंज हो रहा है? 10 से जब 5 हुआ तो रीजन क्या है? 10 पर यूनिट से 5 पर यूनिट कब हुआ है? जब एक्टिविटी लेवल 10,000 से 20,000 हुआ है। जब एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हुआ है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हुई है। और लास्ट में जब मैंने 5,000 यूनिट्स अज्यूम किए हैं, एक्टिविटी लेवल को जब मैंने डिक्रीज किया है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है या इनवर्स बन रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? तो एक्टिविटी लेवल अगर बढ़ रहा है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, और वाइस वर्सा बोले, एक्टिविटी लेवल जब कम हो रहा है तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है, लेकिन उसका जो पर यूनिट है वो इनवर्सली वेरी करता है एक्टिविटी लेवल के साथ। ये जो दो मैंने सेंटेंसेस बोले भी मैं लिखता हूँ, अब यहाँ तक जरा नोट करता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कुछ समझ आया? जी नोट कर लेंगे तो बताइएगा कंडीशन। हेडिंग लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सेंटेंस पूरा करवाएं। फिक्स कॉस्ट, जी नंबर 1, बोले 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 सर। टोटल फिक्स कॉस्ट, उसी तरह सेंटेंस बनाए ना जिस तरह ऊपर बनाए। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट doesn't vary with activity level, yeah, remains constant, whichever you want to say. Total fixed cost remains constant. Yeah, does not varies with activity level, जो भी लिख लें। नंबर 2, बनाए सेंटेंस, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट आगे वेरीज, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट से बात समझ आ गई प्लीज? 10, 5, 20 वाली, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट वेरीज
इनवर्सली विद या इनडायरेक्टली इनवर्सली विद एक्टिविटी लेवल। जनवरी और फरवरी का अगर कंपैरिजन करें तो एक्टिविटी लेवल का पे क्या इफेक्ट हुआ था? जनवरी और फरवरी को कंपेयर करें तो एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हुआ, लेकिन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हुई, 10 से 5 हुई। और फरवरी और मार्च को अगर कंपेयर करें तो एक्टिविटी लेवल कम होने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो। तो यहां से बेटा ये जो फाइनली हमने करेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश की है वेरिएबल और फिक्स की, इन्हें जरा याद रखना है। तो एक दफा जरा इंडिविजुअली दोबारा पढ़ें, फिर मैं रैंडमली आपसे पूछता हूँ। ये इन दिनों में ये जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं इनको बिल्कुल आपने सीरियस लेना। तो टाइम लगाने का मकसद ये चीजें टिप्स में हो जब हम आगे चल के बातें करें। वेरिएबल और फिक्स की जो करेक्टरिस्टिक्स दो दो लिखी हमने, इनको जरा पढ़ें, फिर रैंडमली मुझे जरा आंसर्स दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन अगर प्लीज पहले है, पहले वो आप पूछ लेना। जानना स्टूडेंट्स अब यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है। जी, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट, सेंटेंस पूरा करने हैं आपने। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। फिक्स कॉस्ट का टोटल ऐसे ही है। देन फिक्स कॉस्ट का जो पर यूनिट होता है ये वेरी करता है और इनवर्सली वेरी करेगा। ठीक है जी। जी बेटा ऐसे वो बाद में आप नोट कर लीजिएगा, शायद आप सबने अब कर लिया, मेरे ख्याल आगे चलते हैं, बाद में आप नोट कर लीजिएगा। वैसे तो बात समझ आ गई ना। देन सर अब वेरिएबल और फिक्स को जरा ध्यान में रख के थोड़ा सा आगे सोचते हैं जरा। अब अगर आपके सामने मैं वर्ड बोलूं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल का मतलब इसमें फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। अब जो बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, अब यहाँ कंसंट्रेट करना थोड़ा जरा, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो फिगर्स लिख भी लेते हैं। बिजनेस की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्या वो इंक्रीज करेगी अगर हम अपने एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करेंगे? बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या अगर एक्टिविटी लेवल इंक्रीज किया जाए तो इंक्रीज होगी? किसके बढ़ने की वजह से इंक्रीज होगी? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके इंक्रीज होने की वजह से वो बढ़ेगी, लेकिन जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है वो उस एज इट इज ही रहेगा, जो नया पोर्शन ऑफ फिक्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा। मसलन फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट्स बनाए आपने और 1 लाख रुपीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, 100 यूनिट्स को बनाने की 1 लाख मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है, तो अब जब आप 200 यूनिट्स बनाएंगे तो क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी? क्यों इंक्रीज होगी? नहीं सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, डेफिनेटली रॉ मटेरियल भी इंक्रीज होगा और डायरेक्ट लेबर भी इंक्रीज होगी और फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो वेरिएबल है वो इंक्रीज होगा। इन शॉर्ट वर्ड्स वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज होने की वजह से टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट का टोटल है वो एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज होने से इंक्रीज नहीं होगा। तो बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से इंक्रीज जरूर होगी, लेकिन किस खर्चे के बढ़ने की वजह से नहीं, फिक्स कॉस्ट के खर्चे की वजह से नहीं, वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से होगी। नहीं बात समझ आ रही? क्या अगर एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, लेकिन कौन सा खर्चा बढ़ेगा? वेरिएबल बढ़ेगा, फिक्स सेम रहेगा। ठीक है। तो अब आप लोगों के जहन में जो एक चीज अगर आ रही थी जिन हजरात के जहन में, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ये आप चीजें कह रहे थे, अगर बिजनेस का एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो तो पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होती है, पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिक्रीज होती है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज नहीं होती। एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। ये मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अगर मैं आहिस्ता से दोबारा शुरू करता हूँ। लेट्स अज्यूम एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है सपोज 50 रुपीज। क्या अगर आप 100 यूनिट्स बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 50 करके आंसर निकालेंगे? 100 यूनिट्स इंटू 50
100 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अगर 200 यूनिट्स बनाएंगे तो इंटू 50 करके आप कॉस्ट निकाल लेंगे। उस 50 ने चेंज नहीं होना वेरिएबल कॉस्ट के पर यूनिट में। अकॉर्डिंगली आपके नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होने से वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अभी ये जो छोटी सी एग्जांपल हमने देखी रेंट के एंगल से, अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगे तो रेंट पे क्या इफेक्ट होगा, ये पर यूनिट डिक्रीज होगा। अब जब मैं टोटल कॉस्ट वर्ड बोलूंगा तो इसमें क्या और क्या आ रहा होगा, वेरिएबल भी आ रही होगी कॉस्ट और फिक्स भी आ रही होगी। अब अगर मैं एक्टिविटी लेवल बढ़ाऊंगा तो उससे पर यूनिट टोटल कॉस्ट क्यों डिक्रीज होगी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की डिक्रीज होने की वजह से। हाँ, एक छोटी सी और एग्जांपल लिखकर अपने आप को कंफर्टेबल करते हैं। और बीच में आपने जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वर्ड बोला था, वो असल में ये होता है कि आप अगर प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ा लेने से, नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा हो जाने से, आपकी पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिक्रीज होने से फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन बढ़ जाता है। तो ये जो वर्ड आपने यूज किया, आए थोड़ा सा इसको फिगर्स के साथ एक्सप्लेन करके खत्म करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखता हूं, एक और हेडिंग लिख लें, तरतीब से लिखते रहें, बाद में इंशाल्लाह आपने घर जाकर जरा रिवाइज करना आज। अनदर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम ईयर 2021 है, 2021 वाला अकाउंटिंग ईयर है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है ₹800। टोटल फिक्स कॉस्ट है ₹1 million। लेट्स अज्यूम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 800 और फिक्स कॉस्ट का टोटल है 10 लाख 1 मिलियन। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुए सपोज 10,000। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, चले बट साथ प्रोड्यूस भी जरा लिखें, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये क्या मतलब होता है प्रोड्यूस्ड, बनाए, मैन्युफैक्चर्ड, 10,000 यूनिट्स बनाए। आप इस डेटा से करनी मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करवाएं इस साल की, कितना टोटल खर्चा हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल बातें करो, छोटी छोटी बातें सही तरह सेट करें जहन में। कैसे बता सकते हैं मुझे, अब टोटल कॉस्ट शुड बी सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। कैसे वर्किंग करूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करूं, अगर मैंने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, उनका सम कर लूंगा फिर मैं। कैसे वर्किंग करूं प्लीज, 10,000 यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्या थी 800। आंसर सॉल्व करें, ये प्लीज कैलकुलेटर यूज किया करें। 8 मिलियन, ये कंफर्टेबल है प्लीज, 8 मिलियन 80 लाख। देन इसमें क्या प्लस करूं, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट 10 लाख। ओके प्लीज, तो टोटल कॉस्ट बेटा बन गई 9 मिलियन। एनी कंफ्यूजन, देन एक छोटी सी वर्किंग करवाएं जरा इस 9 मिलियन के बाद, पर यूनिट टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करवाएं, पर यूनिट टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करवाएंगे, फिगर्स बोले, फिगर्स बोले, फिगर्स बोले। 9 मिलियन रुपीस डिवाइडेड बाय 10,000, आंसर आया आपके पास, प्लीज आंसर आया 900।
तो व्हाट इज 900 पर यूनिट टोटल कॉस्ट? फर्स्ट लाइन में जाएं जो अभी इस एग्जांपल में आपने लिखी थी, वहां तो 800 रुपया लिखा था यार, 800 लिखा था यार, वो सिर्फ क्या था, ये 900 क्या है? अच्छा गौर से सुने जरा, क्या यहाँ से आप मुझे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करवा सकते हैं? कैसे पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करवा सकते हैं? 10 लाख डिवाइड बाय 10,000, क्या आंसर आया? हमारा कोई नहीं आया, हमने वर्किंग ही नहीं की। प्लीज आंसर आया, प्लीज सर जी आंसर आया, कहाँ आया? प्लीज साथ वाले कैलकुलेटर में भी नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। व्हाट इज 100? व्हाट इज 100? व्हाट इज 800? एंड व्हाट इज 900? फाइनली टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक हो गया? लेकिन जो इस वक्त मैंने आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल वर्ड यूज किया था, उसको समझने के लिए जरा एक साल का डेटा जरा और लिखें। सेम वर्किंग, जरा लेट्स अज्यूम ईयर 2022, 2022 वाला ईयर आ गया। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वैसे इट इज रहेगी। लेट्स अज्यूम ईयर 2022 में नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं सपोज 15,000। 2021 में कितने बनाए थे और सपोज 2022 में कितने बनाए? नहीं, यूनिट्स 10,000 थे, अब यूनिट्स को मैंने चेंज करके 15,000 की है। एक्टिविटी लेवल बढ़ाया मैंने, ये कम की है? एक्टिविटी लेवल किसे कहते हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स को मैंने 10,000 से 15,000 अगर किया तो एक्टिविटी लेवल में इंक्रीज आ गया है। अब मुझे आपने पहले वर्किंग काइंडली करवानी है और बात मेरी पूरी होने दीजिएगा। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करवाएं। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 15,000 हो गए, जो इंफॉर्मेशन पिछले डेटा में थी वो एज इट इज आपने यूज करनी है। बताएं कैसे वर्किंग करो? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करो? प्लीज वर्किंग्स करवाएं। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 800, क्या था 800? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था, कब की फिगर थी? आंसर बताएं। 12 मिलियन। प्लीज बेटा सॉल्व किया करें यार। हमें नींद आ गई है, आ जाएगी, आ रही है, आ गई थी, प्लीज यार हो जाएगा, आसान है, कर लेगा कोई ना कोई तो कर ही लेगा, उसका नाम जवाद है। प्लीज यार खुदा का नाम है, प्लीज जीरो सही गिन के प्लीज बताएं कितनी फिगर है ये? 12 मिलियन, 1,20,00,000। ठीक है, नेक्स्ट फिगर कौन सी फाइंड आउट करूं? टोटल फिक्स कॉस्ट बताएं। यार टोटल फिक्स कॉस्ट 1 मिलियन तो तब थी जब 10,000 यूनिट्स बने थे यार, अब तो यूनिट्स में इंक्रीज आ गया है। क्या यूनिट्स में इंक्रीज होने से फिक्स कॉस्ट में के टोटल में इंक्रीज तो नहीं आता? कितना लिखूं? टोटल करें, ये टोटल करके एक वर्किंग छोटी सी खुद से करें जरा। पर यूनिट टोटल कॉस्ट अब इस साल क्या आ रही है? ये टोटल कॉस्ट तो बेटा होगी ना 13 मिलियन। अब यहां से काइंडली उसी तरह कैलकुलेट करें जिस तरह एंड में आपने एक वर्किंग की थी पिछले साल। पर यूनिट टोटल कॉस्ट लिख के करें, कंप्लीट करें। पर यूनिट टोटल कॉस्ट 13 मिलियन डिवाइड बाय क्या करेंगे अब? 15,000 यूनिट से बने हैं, तब 13 मिलियन कॉस्ट आई है, तो इज इक्वल टू 866.67, जिससे कल शायद डिसाइड हुआ था। अगर रेट्स वगैरह फाइंड आउट कर रहे हैं और वो पॉइंट्स में जा रहे हैं तो दो डिजिट्स पे जाके राउंड ऑफ करना। ठीक है, वर्किंग कर लिए सबने? वर्किंग कर लिए सर? अब जब दोनों सालों को फाइनली आपस में कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू टोटल कॉस्ट भी और विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया? ये करने पहले मुझे ये बता दीजिएगा, नोट कर लिया? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने?
कंपेयर द फिगर्स of 2021 and 2022 2021 and 2022 क्या एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आया? देख के गौर से देख के अपने सामने 2021 का डाटा रखने रजिस्टर में, 2022 का मैंने बोर्ड पे रखा तो सामने किया हुआ, आपने कंपैरिजन करें as compared with each year with the years 2021 and 2022 क्या एक्टिविटी लेवल में इंक्रीज आया? एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज होने से क्या टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आया? टोटल कॉस्ट में किस वजह से इंक्रीज आया? वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से। फिक्स कॉस्ट का टोटल वही है, यहाँ तक ठीक है? अगर आप ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो ज्यादा होगी, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट पे क्या इफेक्ट हुआ? पर यूनिट टोटल कॉस्ट पे, पर यूनिट टोटल कॉस्ट 2021 में कितनी आ रही थी और अब कितनी आ रही है? ऐसे किस वजह से हुआ है? क्या पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कम होगी? तो फिर ये कम क्यों हुई? कैलकुलेटर उठाएं जरा। पिछले साल जब आपने 10 लाख को फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया था 10,000 से, तो 100 रुपीज बनी थी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। अब इस साल की फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी है इस साल की? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10 लाख ही है, लेकिन अब ये 10 लाख कितने यूनिट्स पे डिवाइड होगा? तो जब ये 15,000 पे डिवाइड होगा तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट अब 66.67 समथिंग है। तो जो 900 पिछले साल टोटल कॉस्ट थी उसका ब्रेकअप था 800 वेरिएबल कॉस्ट और 100 फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन इस साल का ब्रेकअप कॉस्ट का क्या है? 800 एज इट इज है वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से कम हो जाने की वजह से आपका टोटल कॉस्ट पर यूनिट का आंसर कम हो गया है। क्या 866.67 में कांस्टेंट है? 800 कांस्टेंट है, 800 कांस्टेंट है। एक्टिविटी लेवल के बदलने से वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट चेंज नहीं होगा। हाँ, एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा और फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट डिक्रीज होने से टोटल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगी और टोटल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होने से, कंसंट्रेट लास्ट पे जरा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होने से क्या आपका प्रॉफिट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा? वो कैसे हो जाएगा भाईजान? ये प्रॉफिट पर यूनिट कैसे आएगा? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, तभी प्रॉफिट आएगा ना। तो अगर आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगी तो वही सेल प्राइस अगर रखें, सेल प्राइस ना भी बढ़ाएं, टोटल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो द इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो वर्ड बार बार यूज हो रहा था, डेफिनेटली इसको लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, वो आपने जहां पढ़ा हुआ है, अगर कभी जरूरत पड़ेगी डिफाइन कर लेंगे। लेकिन वो जो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल वर्ड यूज कर रहे थे उसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप एक्टिविटी लेवल बढ़ा लें, क्या मतलब होता है एक्टिविटी लेवल बढ़ा लें? तो उससे पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है और देयरफॉर आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज नहीं होती, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होने से पर यूनिट टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। आई होप कि फाइनली जो आप लोग कह रहे थे मैं वहां पहुंच गया, लेकिन जो आप लोग कह रहे थे वो वेरिएबल कॉस्ट पे एप्लीकेबल नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट का प्लीज रिपीट करें, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट ही रहता है, फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट वेरी तो करता है। कैसे करता है? इनवर्सली वेरी करने का मीनिंग क्या है? एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है और डेफिनेटली बेटा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होने की वजह से फिर टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसके फिर डिक्रीज होने से आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। आई होप कि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे हम अब सब लोग एक ही पेज पे आ गए हैं, मींस अब हमारे दरमियान कोई खास इख्तलाफ नहीं रहा, ठीक है? लेकिन आई रिक्वेस्ट काइंडली जो पढ़ा हमने आज, जरा 2 मिनट प्लीज इंडिविजुअली इसको सब कुछ को रिवाइज करें ताकि जरा जहन में चीजें सेट हो जाए, फिर हम आगे चलें।
ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब क्लियर है प्लीज आपके जो क्वेश्चंस है, आई होप के जो आपके क्वेश्चंस थे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हवाले से, उसमें अब मैंने सारी बातें कुछ क्लियर कर दी हैं। बाकी ये भी अभी इनिशियल डिस्कशन है, इसमें भी बहुत सी वेरिएशंस हैं, इंशाल्लाह फिर वो और डिस्कस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसलिए डिस्कस करना जरूरी होता है ताकि आपके चीजें जहन में सेट भी हो जाए। ठीक है, ये जिन हजरात का 2021 रह गया बेटा प्लीज साथ साथ लिखा करें, और अगर रहेगा तो काइंडली बाद में नोट कीजिएगा, बाकी चले सके एक नजर रिवाइज कर लें जी प्लीज, जिन हजरात ने लिखी है वो सारा। इंडिविजुअली डिस्कशन का बेटा कोई फायदा नहीं है, रिवाइज करने का हरगिज ये मतलब नहीं है जो आप इस वक्त कर रहे हैं। अगर इसी को रिवीजन कहते हैं तो सर ये रिवीजन नहीं है सर, प्लीज पढ़ लें सर। रिवीजन डजंट रियली मींस के साथ वाले को देख के मुस्कुराएं, वो बाद में मुस्कुरा लेंगे। मैंने शायद आपकी क्लास में या किसी और क्लास में कहा था, मैं हरगिज इतना वो तो नहीं, यकीनन काफी जालिम हूँ, लेकिन इतना नहीं कि खुदा ना खास्ता आपकी दोस्तियों से मुझे कोई इख्तलाफ हो। आप मुस्कुराते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बेटा सिर्फ क्लास में मेरी रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई पे फोकस किया जाए, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें सारी नई हैं और इन चीज़ों को जब तक फुल कंसंट्रेशन फुल अटेंशन ना दी जाए तो फिर ये चीज़ें सही समझ नहीं आती हैं। बाकी अल्लाह ताला आपकी दोस्ती यारी में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, और अल्लाह ताला इन दोस्तियों को कायम रखे। लेकिन ये दोस्तियों में से आपकी क्लास में शायद बात हुई थी पहले, इन दोस्तियों को अगर बरकरार रखना है तो एक दूसरे को क्लास में देख के मुस्कुराने की बजाय एक दूसरे को पढ़ाई की तलकीन करनी चाहिए, ताकि कट्ठे कट्ठे आगे जाया जा सके। वरना ये सी बड़ा अजीब सही है, कोई दोस्त कहीं रह जाता है, कोई कहीं रह जाता है, और कोई कहीं निकल जाता है, मतलब कोई डॉक्टर बन जाता है और कोई पता नहीं क्या बन जाता है, और आप अकेले फिर रह जाते हैं, और आप अकेले से ये कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला, अल्लाह करे आप एक दूसरे के साथ साथ ही रहें, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है ठंडे दिल से होते हैं कि पढ़ा जाए। क्या ख्याल है ऐसे? और अगर साथ वाला भाई ये भूल जाए कि मिशन आपका क्या है, तो उसको याद करा दें, यार हमने इकट्ठे रहना है, तो तू भी पढ़ यार, क्या हो गया, बाद में मुस्कुरा लेंगे। मुस्कुराहट को पेंडिंग कर लें, लेकिन पढ़ाई को नहीं। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन तो नहीं आपका कर ली रहेगा? जी बेटा ये आपके इंडिविजुअल बेटा इशू है, तो काइंडली फिर बाद में सुन लीजिएगा। आपका मेरा ख्याल है ये कनेक्शन का प्रॉब्लम रोज रहता है, तो काइंडली फिर बाद में जरा ले लीजिएगा। जी बेटा इसमें वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है। वर्क इन प्रोसेस की जो कॉस्ट पिछले पीरियड की होती है उससे तो वैसे ही गुड्स बन जाती हैं, और जो इस साल इंकर हुई है वो माइनस हो जाती है। तो वर्क इन प्रोसेस में अगर चीज़ें हैं तो वो भी कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो ये डेफिनेटली वही कॉस्ट है जिनसे चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। जी आप लोग क्लियर है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? रिवाइज है प्लीज। नेक्स्ट एक हेडिंग लिखें सर। थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए सर? कोई नहीं सर, अगर थक गए तो अब इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ये तो रोज थक जाएंगे इस टाइम। एग्जाम हॉल में मुसलसल कम से कम कितनी देर बैठना है? नहीं नहीं 3 नहीं बैठना भाईजान, 3 hours and 15 minutes का पेपर है, 3.25 घंटे मुसलसल बैठना है। तो अभी तो उसकी प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है। नहीं मतलब फर्स्ट टाइम अगर एकदम 3.25 घंटे बैठना पड़े तो कैसे बैठेंगे वहां जाके? उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, मतलब पहले यूज टू हो इतनी देर कैसे मुसलसल बैठा जाता है। तो अभी तो हम शायद उसके मिड तक भी नहीं बैठे। बात तो आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझे। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखें, ये आसान है, मैंने पता नहीं क्या बात की। कॉस्ट की क्लास में बैठ के अगर आप महसूस ये करें कि आपके अगर इंसानी हकूक थे भी,
तो मैं ये तो नहीं कहता खत्म हो गए, अगर एटलीस्ट अज्यूम कर लें कि वो मुअत्तल जरूर है, सस्पेंडेड है, तो ये जरा ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर हमने कॉस्ट की सही प्रिपरेशन करनी है। बल्कि सिर्फ ये कॉस्ट नहीं, शायद सीए में आते ही शायद आपके जो ह्यूमन राइट्स थे वो शायद बेहतर ये कि सस्पेंडेड महसूस किए जाए, और ये दोबारा बहाल कब होंगे? जिस दिन आईकैप से डिग्री मिलेगी इंशाल्लाह दोबारा सोच लेंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे कि अब क्या होना। तो फिलहाल अगर बेहतर है कि ये समझ लें कि हम इंसान तो हैं लेकिन हमारे जो राइट्स हैं बस वो इतने ही हैं कि पढ़ाई की जाए। और जब भी कभी महसूस करें कि थकावट हो रही है तो अपने आप पे और प्रेशराइज करके अपने आप को पढ़ाएं ताकि आप यूज टू हो सकें। खुदा ना खासा एग्जाम हॉल में अगर आप 1.5 घंटे बाद थक गए तो क्या करेंगे? तो हाउ टू परफॉर्म इन दैट सिचुएशन, आए आज आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा के देखते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ, एक हेडिंग लिखें जी आप सीरियस होकर। इसे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होती है इकराम साहब? बस कर दें अब इस वक्त रहने में, साथ साथ प्लीज चीजें लेके चलें, छोड़ दें इस वक्त। सेग्रीगेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट फ्रॉम सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये हेडिंग लिख के कुछ ट्रांसलेट करेंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं? अगर बेटा हमें कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हो, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स है कुछ वेरिएबल है। तो अगर हमें कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी हो और हमसे ये रिक्वायर्ड हो कि इसमें से फिक्स अलहदा करें और वेरिएबल अलहदा करें, तो वो कैसे करेंगे ये डिस्कस करने लगे। किस किस में सेग्रीगेशन करने लगे हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट की फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में कैसे सेग्रीगेशन हो सकती है, ये हम इस वक्त डिस्कस करने लगे हैं। क्या हो तो हम क्या करने लगे हैं? एग्जाम्पल लिखते हैं। काफी दफा आपने बता दिया, अब एग्जाम्पल लिखते हैं। बस एग्जाम्पल की हेडिंग देखे मैं जरा थोड़ा सा डाटा लिख दूं ताकि आप जरा लिखने से पहले आपको पता चल जाए मैं क्या करना चाह रहा हूँ। लेट्स से बेटा 4 महीनों का हमारे पास डाटा है, मंथ ऑफ जनवरी, फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल। इन मंथ्स में हमने रिस्पेक्टिवली सपोज 100 यूनिट्स बनाए जनवरी में, 200 यूनिट्स बनाए फेब्रवरी में, 300 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए मार्च में, और सपोज 400 यूनिट्स बनाए अप्रैल में। ग्रेजुअली सपोज एक्टिविटी लेवल बढ़ता गया है। ठीक है, ठीक है सर। देन इसके बाद सपोज आपको इन यूनिट्स को बनाने की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बना, जनवरी में जब 100 यूनिट्स बने तो सपोज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई 3 लाख रुपीस। फरवरी में सपोज हो गई 4 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस एंड सपोज 6 लाख रुपीस। एक्टिविटी लेवल के बढ़ने से टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ग्रेजुअली इंक्रीज आ गया। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिक्स्ड होती है, वेरिएबल होती है या सेमी वेरिएबल होती है? लिखें जी डाटा।
ये क्या लिखना तो बताइएगा प्लीज, लिखे लिख लें जो लिख। जी सर, ये 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख फिक्स है वेरिएबल है, कैसे पता चला? सही कह रहे हैं आप, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बिजनेस की 100% वेरिएबल या 100% फिक्स नहीं होती, ये मिक्स होती है। इसमें वेरिएबल भी होगा और फिक्स भी होगा। ओके है सर? लेकिन बेटा अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे मतलब पूरा स्पेसिफाई ना करूं, मैं इसे बस इस तरह लिख दूं, आप नहीं कीजिएगा ये जो मैं कर रहा हूं इस वक्त, बस आपने जो लिखा उसी को लिखा रहना था। लेट्स सी मैं ये इस तरह लिख दूं कि मंथ्स हैं जनवरी फरवरी मार्च, यूनिट्स हैं, और फिर आगे मैंने हेडिंग लिख दी कॉस्ट। ठीक है, मतलब जो टोटल होगी या जो भी होगी बस मैंने लिख दी। नहीं मतलब वो ना टोटल लिखा हुआ है ना मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, सिर्फ कॉस्ट लिखा हुआ है, लेकिन डेफिनेट नीचे रुपीज है। चलो रुपीज में कॉस्ट है, बताइए टोटल कॉस्ट है या चलें टोटल भी लगा देते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। नहीं आपने तो लिखा हुआ है लेकिन अब मैंने नहीं लिखा, मैं टोटल कॉस्ट लिखा मैंने। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है? नहीं अब ये कैसे पता चला? हो सकता है ये टोटल के साथ वेरिएबल लिखना रह गया हो सकता है टोटल के बाद फिक्स लिखना रह गया हो। कहाँ नजर आ रहा है? नहीं मतलब टेक इट सीरियस प्लीज, यकीनन आपको वहां नजर आ रहा है लेकिन आई होप यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो ठीक है, जहां आपको नजर आ रहा है वहां तो हमने क्या फैसला कर लिया, अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं तो इसमें मटेरियल भी होगा, आगे 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 डायरेक्ट लेबर भी होगी, आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होंगे, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल ही होगा, डायरेक्ट लेबर भी बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ही होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल भी और फिक्स भी सेमी वेरिएबल सब कुछ होगा। तो अगर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख दिया जाए फिर बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि वो सेमी वेरिएबल है। मैंने जस्ट वैसे ही बात करने के लिए आपके सामने वेरिएबल और फिक्स या मैन्युफैक्चरिंग वर्ड हटा के सिर्फ टोटल कॉस्ट कह दिया। तो अब ये सेमी वेरिएबल है या फिक्स है? अब कैसे पता चला ये सेमी वेरिएबल? क्योंकि इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग मिटाया गया है तो वो अभी भी हमारे जहन में है। हाँ जी हाँ जी। अगर बेटा ये मेंशन ना भी हो ना, अगर ये ना भी पता चले, ना भी लिखा हो कि ये वेरिएबल है फिक्स है या सेमी वेरिएबल है, इवन देन गौर से अगर देखा जाए चीजों को समझा जाए तो अभी हम इंशाल्लाह दोबारा इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि अभी भी ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट ही है। कैसे? हमें वेरिएबल कॉस्ट की और फिक्स कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक सब पता है। अगर फॉर एग्जांपल ऊपर हेडिंग टोटल कॉस्ट ही है और नीचे फिगर्स लिखी हो 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज एंड 3 लाख। अगर ये फिगर्स इस तरह चल रही हैं, एक्टिविटी लेवल के चेंज हो जाने के बावजूद, 100 200 300 400 यूनिट्स हो जाने के बावजूद अगर आगे कॉस्ट का टोटल सेम जा रहा है तो ये टोटल कॉस्ट कौन सी ही होगी? टोटल फिक्स कॉस्ट ही होगी। वो क्यों? वो क्यों सर जी, वो क्यों सर? वो कौन सा खर्चा है जो एक्टिविटी लेवल बदल जाने के बावजूद चेंज नहीं होता है? तो ये फिर 100% फिक्स कॉस्ट है, हमें किसी सेग्रीगेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये डेटा ऐसे हो तो क्या स्ट्रेट वे डिसीजन यही है कि ये टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ही है, कोई सेग्रीगेशन नहीं बनती। क्लियर है सब? अगर फॉर एग्जांपल ये फिगर्स 3 लाख 6 लाख 9 लाख और 12 लाख लिखी हूं,
बताएं क्या ये फिक्स कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं है? फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं है? टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है सेमी वेरिएबल है। अब ये कैसे पता चलाया जा सकता है कि ये 100% वेरिएबल है या नहीं है? अब कैलकुलेटर की शायद थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। 3 लाख लिखें, डिवाइड बाय 100 करें। सर जी प्लीज करें सर, प्लीज करें सर। आंसर बताएं क्या है? 3000 पर यूनिट निकाला है। पर यूनिट मींस यूनिट से डिवाइड करके आपने निकाला है। ये सेम वर्किंग फरवरी में रिपीट करें और जाने दें 3000 कहां से आगे 6000 बनेगा यार। 6 लाख डिवाइड बाय 200, सही किया जी आपने, 3000 बना। फिर वर्किंग रिपीट करें, 9 लाख डिवाइड बाय 300, 12 लाख डिवाइड बाय 400, बार बार 300 क्या 3000 सॉरी क्या आया। तो अगर हर लेवल पे एक्टिविटी लेवल बदलने के बावजूद अगर हर लेवल पे पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही है, तो ये किस चीज की इंडिकेशन है कि ये 100% वेरिएबल कॉस्ट है। ये 100% मैंने साथ क्यों लगाया? अगर एग्जैक्टली सेम पर यूनिट आ रहा है तो इसका मतलब ये 100% वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन अब जरा अपने रजिस्टर पे अपना डाटा देखें, जरा इसका टोटल गौर से देखें, क्या क्या लिखा नजर आ रहा है टोटल? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। इज एन इंडिकेशन, नहीं इज एन इंडिकेशन, ऐसा ऐसा इज एन इंडिकेशन कि ये कॉस्ट 100% फिक्स नहीं है। पहला फैसला तो यहां तक हो गया। अब ये कैसे नतीजा निकाला जा सकता है कि 100% वेरिएबल है ही नहीं है? अब अगर आप चेक करेंगे एक दफा करके, वैसे कंफर्म कर लें, अगर आप जनवरी में चेक करेंगे तो 3000 पर यूनिट बनता है। 4 लाख लेकिन डिवाइड बाय 200 होगा तो ना क्या कांस्टेंट है और ना क्या कांस्टेंट है? ना टोटल कांस्टेंट है और ना पर यूनिट कांस्टेंट है। देयरफॉर ना ये 100% फिक्स है और ना ये 100% वेरिएबल है। फिर ये गरीब खर्चा कौन सा खर्चा है? फिर ये सेमी वेरिएबल खर्चा। इट मींस अगर मैन्युफैक्चरिंग वर्ड ना भी लगा हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिक्स कॉस्ट है, सारी सारी वेरिएबल है, या मिक्स ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल। अगर डाटा इस तरह बोर्ड पे जरा देखें, क्या ये वेरी कर रहा है? ये कॉस्ट वेरी कर रही है सर, लेकिन ये कॉस्ट वेरी तो कर रही है, साथ हमने फिर चेक कर लिया कि पर यूनिट कांस्टेंट है। देयरफॉर ये 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख अगर ये इस तरह लिखा हो तो हमें वंस अगेन किसी सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है। ये 100% वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन क्या जो आपने डाटा लिखा है उसमें सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी सर? वो क्यों सर? वो क्यों सर? वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते किसे हैं? जिसमें कुछ फिक्स हो और कुछ वेरिएबल हो। तो अगर कुछ फिक्स और कुछ वेरिएबल मिक्स हो गया है तो हाउ टू सेग्रीगेट, इंशाल्लाह वो अभी हमने डिस्कस करना है। लेकिन पहले हमें अब इस नतीजे पे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे कैसे कि ये सेमी वेरिएबल है। एक तो ठीक है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन अगर वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्ड्स ना भी लिखे हों तो हम कैसे इस नतीजे पे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे? आप जरा रिपीट करना कर देना, मैं चाह रहा हूँ कि हम कैसे इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि ये जो डाटा है कॉस्ट का ये सेमी वेरिएबल है। ना क्या कांस्टेंट है और ना क्या कांस्टेंट है? एक छोटा सेंटेंस लिखें जरा इस डाटा के नीचे, इसको जरा हाईलाइट करते हैं, इन खर्चों को हाईलाइट करते हैं। दिस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट this total manufacturing cost is neither 100% fixed cost nor, या पहले इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने क्यों नहीं, neither 100% fixed cost because
total is not constant. Nor 100% variable cost, because per unit is also not constant. ये बिकॉज वाला जो सेंटेंस है ब्रैकेट में करना दोनों तरफ। और काइंडली लिखने के बाद पढ़ लें, कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी इन वर्ड से। नाइदर क्या नॉर क्या, नाइदर 100% फिक्स क्यों नहीं, नॉर 100% वेरिएबल क्यों नहीं। ठीक हो गया बेटा? प्लीज एनी कंफ्यूजन प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स एवरीथिंग इज ओके? देन बेटा इसके बाद हेडिंग जरा देखने, टाइम है बस उतना ही जितना चाहिए मैं। इस डेटा के ऊपर एग्जांपल के ऊपर एक हेडिंग लिखी थी। अब अगर अब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो हम अब इसको सेग्रीगेट डिवाइड करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं कि इसमें फिक्स कितनी है और वेरिएबल कितनी है। ठीक है प्लीज? तो इसके लिए जो मेथड आपके सिलेबस में, वैसे तो इसके 1 2 3 मेथड्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस उसमें से एक ही मेथड है। तो वो मेथड का नाम है मेथड ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड एज, लिखना जरा बस एक हेडिंग और लिखना, बाकी इंशाल्लाह एक्सप्लेन कल करूंगा। मेथड ऑफ दिस सेग्रीगेशन is called हाइलो मेथड। कभी सुना ये वर्ड आपने? बेहतर यही है कि आप मुझे कह दें कि हम नहीं सुना हुआ, क्योंकि जो चीजें हमने सुनी हुई ना वो मेरे लिए ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। ये जो आपने ये सुना हुआ था ना आज के, ये पर यूनिट रॉ मटेरियल कम हो जाता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो गई थी। आपने कहीं वर्ड जरूर सुना होगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं अज्यूम करूंगा कि आप मेरे से पहली दफा सुनेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मेथड? चलें बेटा इंशाल्लाह ये डिस्कशन कल यहीं से शुरू करेंगे। बस एक दिन शायद कल का थोड़ा सा हमें और लगना है। बेसिक्स इंशाल्लाह शायद फाइनल रहेंगी, कल से फिर एक मेन टॉपिक स्टार्ट होना। ठीक है, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा, ये छोटी छोटी जो रोज चीजें हो रही हैं इनको जरूर रिवाइज करके आइएगा। तो कल से इंशाल्लाह रियल कॉस्ट अकाउंटिंग आपके सामने कुछ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम पे काइंडली आया करेंगे इंशाल्लाह, फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ये बड़ा काइंडली अगर देख के लिख लें, वरना कहाँ से अब रह गया मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं, आपको क्वेश्चन रह गया? जी अब हो गया, प्लीज नोट कर लिए सबने। अल्लाह हाफिज।